नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन पर। आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए बुक आया हुआ है उसका हम लोग सेट नंबर 2 आज यहाँ डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 1 मैंने कल ही अपलोड कर दिया है चैनल पे, आप लोग ज़रूर उसको जाकर देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ जीके और जीएस के जो प्रश्न होंगे और प्लस जो करंट अफेयर्स के सवाल होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मैथ रीजनिंग को आप लोग खुद से अभ्यास करिएगा, ठीक है। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि डैश भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, ठीक है। इसमें से बताना है कि कौन सा जो मार्ग है वो 4 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। तो बड़ा आसान सा सवाल है, स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज वो मार्ग है जो भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, ठीक है। और इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को जोड़ा गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो क्षोभ मंडल के बारे में हम लोग कथन देखते हैं। यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सत्य पूछ रहा है ना, तो सत्य नहीं है ये। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ये भी सत्य नहीं है। इसकी ऊंचाई औसत 13 किलोमीटर है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। और आप ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा कि मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो देखिए पश्चिम घाट इस पठार के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। कौन सा कथन गलत बताना है? तो पश्चिम घाट इस पठार के पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। विंध्याचल पर्वत इस पठार के उत्तर में स्थित है, करेक्ट है। सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित है, नहीं, ठीक है। पूर्वी घाट इस पठार के पूर्व में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। तो सतपुड़ा पर्वत जो है ना इस पठार के दक्षिण में स्थित है, ये वाला कथन हमारा रॉन्ग है, ठीक है। सतपुड़ा जो है वो आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो उत्तरी सीमा है दक्कन के पठार की जो उत्तरी सीमा है, उत्तर में ही विंध्याचल पर्वत भी है और सतपुड़ा पर्वत भी पड़ता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। और लगभग ये जो आपका दक्कन का पठार जो है ये आपको ध्यान रखना है कि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। और ये नर्मदा नदी के दक्षिण में एक त्रिकोणीय भाग है, ठीक है। पूरब में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट, ठीक। और उत्तर में आपको ध्यान रखना है कि सतपुड़ा और विंध्य दोनों पर्वतमालाएं जो हैं उत्तर में अवस्थित हैं। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9वां प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ये ईगल जो है ये संबंधित है किससे? गोल्फ से। और बास्केट संबंधित है बास्केटबॉल से। तो पूछ रहा है कौन सा क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो दोनों जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा जो मत्स्य उत्पादक राज्य है वो कौन है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि निम्नलिखित समुद्र धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है, ठीक है ना। तो हिंद महासागर की धारा इसमें कौन नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो बेंगुएला जलधारा है ये हिंद महासागर की नहीं बल्कि दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा है। बाकी ये जो मोजाम्बिक जलधारा है, अग्लुहास जलधारा है या दक्षिण हिंद महासागरीय जलधारा है, ये तीनों जो है हिंद महासागर की जलधाराएं हैं, ठीक है ना। और ये जो बेंगुएला है ये आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा है, आपको ध्यान रखना है। और अग्लुहास हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। और ये जो आपका मोजाम्बिक है ये भी गर्म जलधारा है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन कौन सा राज्य शामिल है? तो चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में राजस्थान और
राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जो है शामिल हैं। ठीक है, चंबल प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1953-54 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि चंबल जो है ना वो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, और इसी चंबल नदी के जल का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने यह परियोजना संयुक्त रूप से बनाई थी। ठीक है, चलिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? कौन सा जिला है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अलीराजपुर एक जगह है। ठीक है, उसकी साक्षरता दर सबसे कम है। अलीराजपुर जो है एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। और ये तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला हो गया। अधिकतम साक्षरता दर वाला जिला अगर आप लोग बात करेंगे तो मिजोरम का एक जिला है शेरछिप। ठीक है ना, याद रखिएगा, शेरछिप एक जिला है मिजोरम का, वहाँ सबसे ज़्यादा साक्षरता प्रतिशत है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे बताइए ज़रा? उड़ीसा में। ठीक है ना, मयूरभंज जो है वो उड़ीसा में स्थित है और लॉ अयस्क के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसी तरह कर्नाटक में एक जगह है चिकमंगलूर, वो भी लॉ अयस्क के लिए बहुत बढ़िया उत्पादक क्षेत्र है। और छत्तीसगढ़ में एक जगह है बेलाडीला, उसको भी याद रखिएगा लॉ अयस्क के लिए। और झारखंड में याद रखिएगा सिंहभूम। ठीक है ना, सब याद रखिएगा, लॉ अयस्क के लिए उत्पादन करने वाले ये सब जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाण सागर जलाशय किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंग है? ठीक है, तो बाण सागर जलाशय जो है ये आपका ध्यान रखिएगा कि सोन बहुउद्देशीय परियोजना का अंग है। ठीक है ना, तो सोन परियोजना इसमें आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शर्कराओं को तकनीकी रूप से कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है जिसका संकेत उस तथ्य से होता है कि उनके सूत्र CH2O के केवल गुणज होते हैं। इस प्रकार हेक्सोस में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज एक हेक्सोस शर्करा है। निम्नलिखित में से एक दूसरा हेक्सोस चुनिए। ठीक है ना, तो इसमें से जो दूसरा हेक्सोस शर्करा है वो कौन सा है? वो है फ्रक्टोज। ठीक है ना, फ्रक्टोज जो है एक दूसरा हेक्सोस शर्करा है और यह जो है शहद में, फल में, बेरी में, ठीक है, पाई जाती है। ठीक, और यह ग्लूकोज के साथ बंध बनाकर डाइसैकेराइड शर्करा सुक्रोज बनाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये फ्रक्टोज जो है वो हेक्सोस शर्करा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन प्रावस्था के बारे में सही कथन चुनिए। ठीक है, तो जीवन प्रावस्था के बारे में अगर हम लोग सही कथन इसमें से चुनते हैं, देखिए, कोशिका उपापचयी दृष्टि से निष्क्रिय होती है, नहीं, ये रॉन्ग सेंटेंस है। कोशिका के DNA का प्रतिकृतियन नहीं होता है, ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, और यह संश्लेषण की प्रावस्था है, नहीं। कोशिका की वृद्धि रुक जाती है, नहीं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कोशिका के DNA का प्रतिकृतियन नहीं होता है। ठीक है ना, जीवन अवस्था जो होता है ना, समसूत्री विभाजन तथा DNA प्रतिकरण के मध्य अंतराल की अवस्था होती है, ध्यान रखना है। और जीवन अवस्था के दौरान कोशिका उपापचयी सक्रिय होती है तथा लगातार वृद्धि करती है। ठीक है, लेकिन यह DNA का प्रतिकृतिकरण नहीं करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी आंसर हमारा हो जाएगा, ये हमारा। अदिश राशि इसमें से आपको बताना है, वेग, विस्थापन, ताप और संवेग। ठीक है ना, वेग, विस्थापन, ताप और संवेग में अदिश राशि आपको बताना है। तो इसमें से ताप जो है वो अदिश राशि है। ठीक है ना, और बाकी जो है ये वेग, विस्थापन और संवेग जो है ये कैसे राशि हैं? ये सब सदिश राशि हैं। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि सदिश राशि का उदाहरण आपको पता होगा कि जैसे बल है, त्वरण है, बल आघूर्ण है, कोणीय वेग है, कोणीय संवेग है, ये सब सदिश राशि के उदाहरण हैं। अदिश राशि के उदाहरण में जैसे मान लीजिए चाल हो गया, आवेश हो गया, विद्युत धारा हो गया, चुंबकीय फ्लक्स हो गया, आयतन हो गया, ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, ताप हो गया, ये सब अदिश राशि में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरियां तय कर रहा है, पिंड का त्वरण क्या है? ठीक है,
तो गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरियां तय कर रहा है, तो पिंड का जो त्वरण होगा वो क्या होगा, नियत होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको कि एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती अगर दूरियां तय कर रहा है तो पिंड का जो त्वरण होगा वो नियत होगा। ठीक है, चलिए, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक द्रव्यमान क्रमशः CH2O एवं 180 ग्राम है। इस यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे जो आणविक द्रव्यमान जो है वो कितना है, 180 ग्राम है। तो 180 ग्राम को जो है ध्यान आपको रखना है, और ये जो आपका मूलानुपाती सूत्र है वो CH2O है। ठीक है, तो CH2O का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो C में कितना होता है 12, और H2 है तो कितना हो जाएगा 2 × 1 2, 12 × 2 14, और ऑक्सीजन कितना हो गया 16। तो 12 × 2 14 और 16 कितना हो जाता है, टोटल कितना हो गया 30। ठीक है ना, इसका जो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान हो गया वो 30 हो गया, और अनुभार कितना दिया हुआ 180। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो अब जब 6 निकल गया तो इसका सूत्र आपको क्या होता है, सूत्र आपको पता होगा कि N × मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो 6 से हम लोग जब गुना करेंगे किस में, CH2O में, ठीक, तो क्या हो जाएगा C6H12O6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, उस विलयन की मोललता क्या होगी जिसमें 500 ग्राम जल में 18.25 ग्राम HCl गैस घुली है। ठीक है, तो इसकी मोललता निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, HCl का जो द्रव्यमान है वो कितना है 18.25 ग्राम है। ठीक है, और विलयक जो हमारा है, विलायक जो है उसका है 500 ग्राम। तो 500 ग्राम को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 500 ग्राम को हम लोग अगर जब किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, ठीक है, 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.5 kg। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, HCl का हम लोग मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, हाइड्रोजन का हो गया 1, और Cl का कितना हो गया 35.5। तो टोटल कितना हो जाएगा 36.5। ठीक है ना, और अगर इसको HCl के मोलों की संख्या हमको निकालना होगा तो HCl का द्रव्यमान बटा HCl का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो एक हमारा कितना आया है, मोलर द्रव्यमान कितना आया है 18.25 है। ठीक, और इसका जो HCl का द्रव्यमान है 18.25, और HCl का मोलर द्रव्यमान जो दिया है वो कितना आया 36.5। ठीक है, और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना 0.5। तो ये 0.5 जो है ये हो गया HCl के मोलों की संख्या। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है मोललता। ठीक, तो HCl के मोलों की संख्या कितना हो गया 0.5। ठीक है, और आपका जो विलायक जल का द्रव्यमान कितना था, हम लोग निकाला था यहाँ पे 0.5 किलोग्राम। तो ये हो गया 0.5। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो मोललता कितनी हो जाएगी 1, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, मैंने कोशिश किया इसी पर आप लोगों को समझाने का। आप लोग स्लो करके देखिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है। तो राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा करने वाला का काम है वो निर्वाचन आयोग करता है। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 दिया है जिसमें निर्वाचन आयोग के प्रावधान के बारे में सब दिया हुआ है। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर क्या था। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका सर्वेक्षण पूछ रहा है 2022-23, उसके अनुसार जो शिशु मृत्यु दर था वो कितना था 29। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। आप लोग करंट का भी जो डेटा है उसको याद रखिएगा। ठीक, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी, तीसरी सबसे लंबी नदी पूछ रहा है तो ये यांगची है। ठीक है ना, यांगजी इसको बोलते हैं, और यह जो है तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में जाके गिर जाती है। और ये जो यांगजी नदी है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, सबसे लंबी नदी नील है, और दूसरी सबसे लंबी नदी जो कोई पूछेगा तो अमेजन है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो पराना ऑप्शन में दिया है, ये पराना, ये तो दक्षिण मध्य अमेरिका में प्रवाहित होने वाली एक नदी है। हमारा आंसर हो जाएगा ए, यांगजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको एक तरफ स्थानांतरित कृषि का नाम दिया है और दूसरी तरफ राज्य का नाम दिया है। बताना है किस राज्य में स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है। ठीक है ना, तो देखिए जो झूमिंग और
झूम खेती बोलते हैं, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बोलते हैं। दहिया जो बोलते हैं, दहिया बोलते हैं कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ठीक है। पेंडा जो बोलते हैं तो पेंडा बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और कुमारी जो बोलते हैं तो वो उसको बोलते हैं पश्चिमी घाट में। याद रखिएगा, हर जगह झूम खेती का नाम अलग अलग है, आपको याद रखना है, ठीक है। स्थानांतरित कृषि जो होता है ना, वो कृषि की सबसे प्राचीन विधि है, ठीक है। इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थल को की वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ कर दिया जाता है, फिर उस पर कृषि की जाती है और इसको कर्तन या दहन प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसको झूम कृषि के नाम से जानते हैं। मणिपुर में इसी झूम कृषि को पामलू के नाम से जानते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आप जाइएगा तो इसी झूम खेती को दीपा के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के सही अवरोही क्रम को दर्शाते हैं? तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरल, केरल के बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद मिजोरम। यहाँ केंद्र और राज्य दोनों मिला के हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा केरल में है 93%, लक्षद्वीप में है 91.55%, फिर मिजोरम में है 91.33%। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? तो अनुच्छेद 324, अभी हम लोगों ने बात वहाँ पे किया था, भाग 15 में है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और भारतीय निर्वाचन आयोग जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? ठीक है, तो वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, ये तो सत्य है। उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार होता है, ठीक है, करेक्ट है। उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है, करेक्ट है। उन्हें संसद में मतदान देने का अधिकार होता है, नहीं, मतदान देने का अधिकार उनको नहीं होता है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। भारत के ये जो महान्यायवादी होते हैं इनको मतदान देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद के प्रावधान के बारे में दिया हुआ है 76, आर्टिकल 76 आपको ध्यान रखना है। ये भारत के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं, ठीक है ना, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और महान्यायवादी जो होता है वो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की तरह योग्यता इनकी चाहिए होती है महान्यायवादी के पद पर पहुंचने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संशोधन बिल से हुई? ठीक है, तो 73वां जो संविधान संशोधन था इसका अगर हम लोग देखते हैं कि इसकी वैधानिकता की शुरुआत कब हुई, तो 64वां संविधान संशोधन बिल जब पास कराया गया तब जाके 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसकी जो वैधानिक शुरुआत मानी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए, और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है किस बारे में है, तो यह पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के बारे में है, ठीक है। चलिए 24 अप्रैल 1993 याद रखिएगा, उसी दिन इसको पूरे भारत में लागू किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के डैश स्वरूप को स्वीकार कर किया है। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। और समाजवादी शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के थ्रू, ठीक है, 1976 में जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण अंतः शोषण का है? ठीक है, तो अंतः शोषण का जो उदाहरण है इसमें कौन है? मूल रोम द्वारा जल का उदाहरण नहीं, रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान, बीजों का फूलना जब उन्हें मृदा में रखा जाता है, यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। बीजों का फूलना यह जो है हमारा अंतः शोषण का एक उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा वर्णक प्रकाश ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो प्रकाश ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला जो वर्णक है वो है क्लोरोफिल ए, ठीक है ना। और क्लोरोफिल ए जो है प्राथमिक प्रकाश संश्लेषक वर्णक है। यह सभी पौधों, शैवाल, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फोटोट्रॉप्स में पाया जाता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उबलता हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो रहा है, इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? ठीक है, तो उबलता हुआ पानी भाप में जब परिवर्तित हो रहा है तो इस समय जल की विशिष्ट ऊष्मा अनंत होगी। ठीक है ना। 100 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जल की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है ना। चलिए, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम एक विशेष स्थिति है। तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम जो है वो एक विशेष स्थिति है, किस बात का? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का यह एक विशेष स्थिति है। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी गई ऊष्मा 2 प्रकार के कार्यों में व्यय होती है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि करने में और बाह्य कार्य करने में। ठीक है, बाकी भी नियम याद रख लीजिएगा ऊष्मा गतिकी का। 0वां नियम, ठीक है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ये भी आपको ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। परमाणु के थॉमसन मॉडल द्वारा परमाणु के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म की सही व्याख्या की जा सकी? तो परमाणु का जो थॉमसन मॉडल था उसमें हम लोगों ने किसके बारे में बात की? तो परमाणु की समग्र उदासीनता। ठीक है ना। परमाणु के थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान परमाणु में समान रूप से वितरित रहता है, अर्थात परमाणु उदासीन रहता है। ठीक है, और ये जो जे थॉमसन थे इनके द्वारा जो परमाणु मॉडल दिया गया उसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, और इस मॉडल के अनुसार क्या है कि परमाणु धनात्मक होता है, धनात्मक गोला है जिसमें ऋणात्मक आवेश पूरे गोले में वितरित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। कक्ष ताप पर शर्करा को जल में घोलने पर विलयन को छूने पर ठंडा लगता है, निम्न में से किस स्थिति में शर्करा की विलीनता सर्वाधिक तेजी से हो? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कक्ष ताप पर शर्करा को जल में घोलने पर विलयन को छूने पर ठंडा लगता है, निम्न में से किस स्थिति में शर्करा की विलीनता सर्वाधिक तेजी से होगी? ठीक है, तो किस स्थिति में होगी? तो अगर हम लोग गर्म जल में शर्करा का पाउडर मिलाते हैं तो उसकी विलीनता जो है सबसे तेज़ी में होगी। ठीक है ना। ध्यान रखना है कि तापमान के बढ़ने से द्रव में ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया था? ठीक है, तो यह स्वीकार किया गया था 1885 में। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? ठीक है, तो चौथी अनुसूची जो है भारतीय संविधान की वो राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान के आवंटन से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति इसमें से कौन था? तो 6 वर्षों तक लगातार रहने वाला जो व्यक्ति था वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, 1940 से 1945 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे युवा अध्यक्ष भी यही थे। ठीक है, जो सिर्फ 35 वर्ष की उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? तो कुंवर सिंह बिहार में करेक्ट है, लक्ष्मीबाई झांसी करेक्ट है, नाना साहब अवध नहीं, नाना साहब अवध नहीं बल्कि कानपुर। ठीक है ना, नाना साहब अवध नहीं बल्कि कानपुर। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की थी? ठीक है, तो आर्य समाज संगठन की स्थापना हुई थी बम्बई में। ठीक है, चलिए अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना का निर्माण कराया गया था? तो अकबर द्वारा इबादत खाना का जो निर्माण करवाया गया था वो 1575 में करवाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अकबर के और भी कुछ याद कर लीजिएगा काम, जैसे कि जजिया कर समाप्त कब किया था उसने? तो 1564 में। और मजहर की घोषणा कब हुई थी? तो 1579 में। ठीक है, चलिए और भी बहुत सारे
कुछ कुछ अकबर से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसको याद कर लीजिएगा। और इलाही संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो 1583 में, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरे निर्मित हैं, तो सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर जो मुहरे निर्मित हैं वो सेल खड़ी से निर्मित हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करने वाले कौन थे, वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, 26 जुलाई 1876, ये भी याद रखिएगा। 1876 में इन लोगों ने आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। तो धामेक स्तूप का जो निर्माण कराया गया था वो मौर्य वंश के शासक, ठीक है, मौर्य वंश के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है ना, ध्यान रखना है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। उनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है ना, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, और यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, और रॉबर्ट क्लाइव जो था, तो क्लाइव जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट है कि श्वसन गतियों में वायु के आयतन का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो श्वसन गतियों में वायु के आयतन का जो आकलन किया जाता है वो किया जाता है स्टेथोस्कोप से। ठीक है, आप लोग देखते होंगे डॉक्टर के पास जो सीने पे रख के वो छाती में आवाज़ सुनने के उपयोग में लाया जाता है स्टेथोस्कोप। ठीक है ना, चलिए ये हाइग्रोमीटर जो है, इस हाइग्रोमीटर से तरल का घनत्व हम लोग मापते हैं। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर जो है इससे हम लोग ब्लड प्रेशर को मापते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। तो केंद्रक नहीं होता है पूछ रहा है, तो आरबीसी जो है इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आरबीसीज कहाँ बनती हैं, तो अस्थि मज्जा में बनती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूरदर्शी यंत्र के वांछनीय है। तो दूरदर्शी यंत्र अगर आपको बनाना है तो उसमें क्या चाहिए, तो दूरदर्शी यंत्र में जो अभिदृश्यक होना चाहिए वो होना चाहिए कैसा, वो होना चाहिए मोटा और बड़ा द्वारक, और अभिनेत्र जो होना चाहिए वो पतला और बड़ा द्वारक होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए डी हमारा आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, समविभववी तल वे तल हैं जो, ठीक है, समविभववी तल वे तल हैं जो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। ठीक है ना, इक्वी पोटेंशियल वाले सरफेस होते हैं ये समविभववी तल। ठीक है, और ये हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होते हैं, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के प्रभुत्व में, ध्यान रखिएगा 1904 में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में इसको पारित किया गया था। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन के समय में ही विभाजन किया गया था बंगाल का 1905 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कर्जन के समय में ही 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे उदार वायसराय किसको माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। ठीक है, तो देखिए बांधवगढ़ किला मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर का किला है, असरीगढ़ का किला है। ठीक है, ये जो जंजीरा का किला है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ये कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2025 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास दष्टलिक निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ। तो दष्टलिक जो आयोजित हुआ है वो भारत और किसके बीच में, भारत और
उज्बेकिस्तान के बीच में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पे? तो पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखिए पूर्वोत्तर भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन कहाँ पर चलाया गया? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन चलाया गया गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक। ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं भारत किस देश में स्थित मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल संचालित करने की योजना विस्तार कर रहा है? तो मोंगला बंदरगाह जो है वो बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है ना। और यहीं पे भारत जो है अपना टर्मिनल संचालित करने की योजना बना रहा है। ठीक है। इस पर बना लेने से क्या होगा कि हिंद महासागर में चीन का जो प्रभाव है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। ठीक है ना। अप्रैल 2025 में कुमुदनी लखिया का निधन हो गया। वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो कुमुदनी लखिया जो थी वो नृत्य से संबंधित थी, ध्यान रखना है। ठीक है। और कथक की बहुत बढ़िया नृत्यांगना थी। ठीक। और जयपुर घराने से इनका संबंध था। ठीक है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन जा रही एयर इंडिया की किस फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई? तो यह कौन सी थी? ड्रीम लाइनर 7878। ठीक है ना। ये बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है। एक आदमी सिर्फ उसमें से बच के निकला था। भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन चुकी है? तो भारत की सबसे पहली जो सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बन गई है वो दिल्ली विधानसभा बन गई है। ठीक है। चलिए हाल ही में अभिनेता पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बने हैं? तो पवन कल्याण जो है ये बने हैं कहाँ पे? तो ये बने हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना। और इनकी एक पार्टी है जनसेना पार्टी, और फिलहाल ये लोग गठबंधन में है। चंद्रबाबू नायडू वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उनकी पार्टी के साथ इनकी पार्टी का गठबंधन है, और वहाँ के ये उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण। ठीक है। बहुत बढ़िया अभिनेता भी है। किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? ठीक है। तो बानू मुश्ताक ने जीता है। और बानू मुश्ताक की जो रचना है उसका नाम क्या है? तो इनका एक लघु कथाओं का संग्रह है जिसका नाम है हार्ट लैम्प। ठीक है। उसी हार्ट लैम्प रचना की वजह से इनको मिला है बुकर पुरस्कार। ठीक है। और इसका अनुवाद किया है अंग्रेजी में दीपा भास्ती ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? ठीक है। तो देखिए ये जो आपका यूरिक अम्ल है पक्षी, ठीक है, उनका ठीक है उनका उत्सर्जन होता है। और यूरिया कौन उत्सर्जित करते हैं? तो यूरिया जो है ये आपके स्तनधारी करते हैं, कीट नहीं करते हैं। ठीक है ना। ये लोग तो जो है कीट जो हैं ये क्या करते हैं? तो इसको यूरोकोटेलिक जीव कहा जाता है क्योंकि इनका जो अपशिष्ट होता है वो यूरिक एसिड वाला होता है। तो इसी पक्षी वाले कैटेगरी में, यूरिक अम्ल वाले कैटेगरी में कीट को भी रखना चाहिए था। तो ये हमारा गलत है। अमोनिया उत्सर्जी टैडपोल है। ठीक है। और यूरिया उत्सर्जी हाथी है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बी आंसर हमारा जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है। तो ह्यूमरस कब्जा संधि ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच नहीं, यही वाला गलत है। ह्यूमरस जो है ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच में जो है वो आपको कुंडक खल्लिका संधि है। ठीक है ना। ये कब्जा संधि नहीं है। कब्जा संधि किसको बोलते हैं? जहाँ पे दरवाजे की तरह दो हड्डियाँ एक ही तल में खुलती हैं और बंद होती हैं, जैसे कि घुटना है और कोहनी है। ठीक है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड अगर हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है, एक तो V2O5 है और एक जो हमारा उभयधर्मी होगा इसमें Cr2O3। ठीक है ना। तो दोनों ऑप्शन कहाँ हैं? ये ए नंबर हो जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड किसको बोलते हैं? तो उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं जिसमें अम्लीय और क्षारकीय दोनों गुण प्रदर्शित होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2025 में मोटो जीपी भारत कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पे? ये किया जाएगा आयोजन इसका नोएडा में। ठीक है ना। नोएडा में इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत जो नहीं आती है वो कौन सी नहीं आती है? बांग्ला, बाकी कोंकणी, गुजराती, संस्कृत सब जो है देवनागरी लिपि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को क्या कहते हैं? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच का जो योजना है उसको हम लोग रोलिंग प्लान यानी कि रोलिंग योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको।
चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही डैश तैयार होता है। तो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। और जीडीपी क्या होता है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं कि महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर कहाँ का चित्र अंकित है। तो महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 के नोट पर जो अंकित है वो मंगलयान का चित्र जो है अंकित है, ठीक है ना। ये लाल किला किस पे अंकित है, तो लाल किला जो है 500 रुपये के नोट पे, और सूर्य मंदिर कोणार्क वाला वो कहाँ पे है, तो वो 10 रुपये के नोट पे है। रानी का बाव जो है वो 100 रुपये के नोट पे अंकित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नामीबिया देश की राजधानी कहाँ है। तो नामीबिया देश की जो राजधानी है वो कहाँ है, उसकी राजधानी है विंडहोक, ठीक है ना। नामीबिया देश की राजधानी कहाँ है, विंडहोक, ठीक है। ये वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है। ये जो फुनफुटी है, ये फुनफुटी तुवालू देश की राजधानी है, ठीक है। और यारेन जो है ये राजधानी है कहाँ की, नारू देश की, ठीक है। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है, तो द ब्लू अम्ब्रेला के जो लेखक है वो रस्किन बॉन्ड, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आर के नारायण का भी पुस्तक याद रखिएगा, जैसे कि वेटिंग फॉर महात्मा, द गाइड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको झुम्पा लाहिड़ी का पुस्तक याद होना चाहिए, जैसे कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष कितना में शुरू किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वो 1952 में शुरू किया गया था, ठीक है ना, ध्यान रखना है। और इसका शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 1952, ठीक। बिहार के किस जिले में चाय की खेती सर्वाधिक होती है, तो बिहार के किशनगंज में चाय की खेती सर्वाधिक होती है, आसान सा प्रश्न है, ठीक है। माइक्रोबायोन्ट तथा फाइकोबायोन्ट किस में पाए जाते हैं, तो माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट जो है ये पाए जाते हैं किस में, तो ये पाए जाते हैं मूलतः लाइकेन में, ठीक है ना, लाइकेन में पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाइकेन क्या होता है, तो ये कवक और शैवाल के बीच संबंधित सजीवी संबंध है, ठीक है ना, लाइकेन, ये आंसर हो जाएगा हमारा। मानव मूत्र का पीएच कितना होता है, तो मानव मूत्र का जो पीएच होता है वो लगभग 6 होता है, आसान सा है, आपको याद होगा, ठीक है। मानव मूत्र में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो पानी 95%, फिर यूरिया 2%, क्रिएटिनिन 0.1%, यूरिक एसिड 0.03%, ठीक है। फिर बाकी बहुत कम मात्रा में सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट, अमोनियम, फॉस्फेट, ये सब रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, श्वेत प्रकाश का एक लघु स्पंद वायु से कांच के एक स्लैब पर लंबवत आपतित होता है। स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण कौन होगा, तो सबसे पहले निर्गत होने वाला जो वर्ण होगा वो कौन सा होगा, वो होगा लाल, ठीक है ना। सबसे पहले जो निर्गत होगा वो कौन होगा, लाल होगा, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लाल रंग का प्रकाश जो है उच्चतम तरंग दैर्ध्य का है, इसलिए इसकी गति उच्चतम है। इस प्रकार स्लैब के माध्यम से यात्रा करने के बाद लाल रंग पहले उभरता है, ठीक है। निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है, तो अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है इसमें कौन सा, नाइट्रोजन जो है अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। अपरूपता क्या है, तो किसी तत्व का वह गुण है जिसमें वह एक से अधिक रूपों को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन में दुर्बल एकल बंध होता है, इस कारण से ये अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों सेट नंबर 2 मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिया है, ठीक है। ठीक से आप उसको रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।